अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। इसमें हम जो पिछला इससे लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो उसी को ही इसमें हमने यूज़ करना है और इसका सलूशन करना है। तो वाइट बोर्ड पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब का चैनल 47 मैथमेटिक्स उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। हमने बताना है कि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो इनको हम देखते हैं। अब देखें, आपके पास ए है 0 0 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स बन रहा है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्री 0 0 हो वो नल मैट्रिक्स होता है। तो ये फिर आपके पास जो है ये है जी नल मैट्रिक्स। सेम हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में आप देख रहे हैं 2 3 4, मतलब कि इसमें एक ही रो है। तो ये मैट्रिक्स है, ये हमें पता चल गया कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास सी है। सी में देखें, आपके पास एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास डी आ जाता है। डी में आप देखें 1 0 0 1, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये वाली, ये 1 1 और बाकी 0, तो ये आपके पास आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स, या इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ई। अब ई वाला जो है ये आपके पास इसमें ज़ीरो है, मतलब सिंगल एंट्री है और वो है भी ज़ीरो। अगर आप इसको रो की सेंस में देखें तो ये रो भी है, कॉलम की सेंस में देखें तो ये कॉलम भी है, अगर आप नल की सेंस में देखें तो ये नल भी है। मतलब ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है एफ़। एफ़ में आप देखें आपके पास सिर्फ एक कॉलम है, ये वाला। तो फिर ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरह ये एक आपने क्वेश्चन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। कि इसमें हमने बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है। अब ये देखें, आपके पास 1 है, -8 2 7 12 0 4। अब आप इसमें देखें, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो मैंने जब आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ाया था, मैंने कहा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होते, तो इसमें नहीं बराबर है। तो ये फिर जो है ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 0 1, इसमें एक ही आपके पास अपना सॉरी कॉलम है, तो ये फिर आपके पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखें आपके पास 6 है, -4 है, 3 है, -2, इसमें रोज़ भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें 1 0 0 1। मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और बाकी 0 हो। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, इसमें रोज़ 3 है लेकिन कॉलम 2 हैं, रोज़ और कॉलम इसमें बराबर नहीं है, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। आप जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उसको अच्छी तरह याद करें, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है 3 10 -1।
तो आप देखें इसमें सिर्फ एक ही रो है ना, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें 1 0 0, तो इसमें एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, आपके पास इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये फिर जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल होते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 0 0 0 0 0 0, तो ये जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हों वो आपके पास होता है नल मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाइड डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो अब आपके पास ए से लेके ई तक मैट्रिक्स गिवन है, तो आपने इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स है ये। आप देखें मैट्रिक्स ए में ये इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ये सेम है ना। तो मैंने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री यानी कि वतरी अरकान बराबर हों तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन ज़ीरो रो, इसमें दो हैं तो ये भी फिर डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है 1 0 0 1, तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 1 हो और बाकी ज़ीरो हो तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 3 0 0 0। इसमें देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब 3 है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ई 5 -3, 5 में से 3 निकालें तो ये 2 बनता है, एक और एक ऐड करें तो ये 2 बनता है। अब देखें ये वाला जो है ये दो दो बराबर है बाकी ज़ीरो है, तो ये फिर आपके पास स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा क्योंकि स्केलर में डायगोनल एंट्री सेम होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। इसमें उसने मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया, सी डी और ई, और वो कहता है इसके नेगेटिव फाइंड करके दें। तो हम इसका नेगेटिव फाइंड करते हैं कि -a इज़ इक्वल टू -1 0 -1। तो माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का ये मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है तो आपने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि अंदर वाले अलामतें जितने भी होंगी उनके आपके साइन चेंज होंगे। देखें ये 1 था, -1 हो गया, ये 0 है, 0 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 1 आ गया। तो यही आपका आंसर है। बस ये 2 स्टेपों का क्वेश्चन है। इसी तरह आपने अगर आपने -b फाइंड करना है, इसमें देखें एक एंट्री आपके पास माइनस में है, बाकी दो आपके पास प्लस में है। तो जैसे ही आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस हो जाना 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये -2 और ये -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी आ जाता है। सी में सारी एंट्रीज प्लस की हैं, तो जब आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी माइनस में। ये आपके पास -2 -6 -3 -2, ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद डी है। डी में देखें आपके पास पहले कॉलम की माइनस में है और दूसरे की प्लस में है, तो जब आपने -d फाइंड करना है
माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, मतलब 3 -2 4 -5, तो ये आंसर है। उसके बाद अगर आप ये वाला करते हैं, देखें इसमें एक एंट्री माइनस की है, बाकी तीनों प्लस की हैं, तो जब माइनस अप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये माइनस हो जाएंगी। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाना है, ये प्लस का हो जाना है, ये भी माइनस का 2 और ये माइनस का 3, तो ये इसका आंसर है। स्क्रीन शॉट ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस गिवन है इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने का मैंने कल आपको तरीका बताया था कि अगर आप रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो नया आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो उस कॉलम का ट्रांसपोज होगा। तो आसान है, ये करते हैं हम। आप फ़र्ज़ करें ए का ट्रांसपोज लेते हैं, 0 है, 1 है, -2 है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका आंसर कितना आएगा, ये देखें, ये आपके पास रो है, ये कॉलम बन जाएगा, 0 1 -2, तो ये आंसर है इसका। अब आप बी मैट्रिक्स देखें, बी में इसके पास रो है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। 5 है, 1 है और -6। जब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये कॉलम बन जाना है, 5 1 -6। देखें ये आपके पास रो थी तो ये कॉलम बन गया। उसके बाद अगर आप सी का ट्रांसपोज लेते हैं, अब देखें आपके पास 1 2 एक रो है तो ये कॉलम बन जाएगा। उसके बाद 3 -1 ये बन जाएगा। उसके बाद 0 3 और 3 0 सॉरी 3 और 0, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। इसी तरह अगर आप डी का ट्रांसपोज लेते हैं, तो आप देखें ये आपके पास रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप ई का ट्रांसपोज लेते हैं, देखिए आपके पास ये रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप नेक्स्ट लेते हैं एफ का, अब देखें ये आपके पास रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और नीचे वाले पे। जी तो अब नोट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू ये और बी इज़ इक्वल टू ये, देन वो कहता है कि अगर ए आपके पास ये मैट्रिक्स और बी आपके पास वो मैट्रिक्स हो तो आप इसको ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आ जाए। इसी तरह आपने सेकंड पार्ट करना है कि बी का ट्रांसपोज अगर उसी का फिर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बी के बराबर आ जाए। तो ये क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि अगर आप एक किसी चीज़ का ट्रांसपोज लेते हैं तो आप रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगर दोबारा फिर आपका लें, आप उसका लेंगे तो दोबारा फिर वो अपनी असली हालत में चला जाएगा। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं इसको कि आपके पास वो ए मैट्रिक्स है, आप उसका लेते हैं ट्रांसपोज, 1 2 0 और 1। तो आपने लिया इसका ट्रांसपोज, तो ये देखें आपके पास ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा।
अगर आप ट्रांसपोज़ का फिर ट्रांसपोज़ लेते हैं, मिसाल के तौर पे ए का ट्रांसपोज़ है उसका फिर ट्रांसपोज़ ले लें, मतलब कि इसका ट्रांसपोज़ लें, तो ये आपके पास क्या है, रो है, ये कॉलम बन जाएगा, फिर ये रो है तो ये आपके पास कॉलम बन जाएगा। तो आप देखें कि ये इसी के बराबर है। तो हमारे पास यही हमने साबित करना था कि ए का ट्रांसपोज़, और अगर फिर हम उसका ट्रांसपोज़ लेते हैं तो वो ए के बराबर आ जाता है। तो सेम काम हमने इधर करना है कि आप देखें, आप बी का ट्रांसपोज़ लें, 1 1 2 और 0, आपने इसका लिया ट्रांसपोज़। जब आप इसका ट्रांसपोज़ लेंगे ये आपके पास आ जाएगा जी 1 1 और 2 0, ये आपके पास आ गया जी बी का ट्रांसपोज़। अगर आप बी के ट्रांसपोज़ का फिर ट्रांसपोज़ लेते हैं तो देखें ये आपके पास रो है, ये कॉलम बन जाएगा, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा। तो आप देखें ये इसी के इक्वल नहीं आ गया। तो यही हमने साबित करना था कि बी का ट्रांसपोज़ लें और फिर उसका ट्रांसपोज़ लें तो वो बी के ही बराबर आ जाए। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है, तो लिहाजा स्टूडेंट इसको ज़रा अच्छी तरह समझें।